बोर्ड पर देखिए धारा घनत्व हेडिंग लिखे हैं, सुनिएगा। धारा घनत्व होता क्या है, एक लाइन का डिफिनीशन है लेकिन हल्के में न लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड वाला इसको पूछता है। देखिएगा एक तार बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जूम करके बना रहे हैं। ये तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल को थोड़े समय के लिए हम ए मान लेते हैं, ठीक ना। और मान लीजिए इस तार पर हम इसके सिरों पर वोल्टेज लगाए हैं, वोल्टेज बोले तो बैटरी लगाए हैं, ठीक ना। ये प्लस है, ये माइनस, V वोल्ट की बैटरी है, तार से जोड़े हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, ठीक ना। मैं मान लेता हूं कि I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इस पूरे तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन हमें धारा घनत्व का डिफिनीशन या धारा घनत्व के बारे में जानना है, तो ध्यान से सुनिएगा। तार के किसी भी बिंदु पर, चाहे यहां चाहे कहीं, किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं और इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। सुनिएगा, पूरे ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा कितनी है, I एम्पियर की धारा इस तार से प्रवाहित हो रही है। और तार को जूम करके बनाए, बोले कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, तो करंट इसके अभिलंबवत फ्लो हो रही है। बोले तो अभिलंबवत बोले तो क्या, अगर ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना डिग्री का एंगल बना करके, 90 डिग्री का एंगल बना करके करंट का फ्लोटेशन है। तो सुनिएगा, हम बोले कि अगर तार के पूरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरे ए क्षेत्रफल से धारा प्रवाहित हो रही है, तो एकांक क्षेत्रफल से कितना होगा, तो एकांक क्षेत्रफल से ये I बाई ए होगा और इसी को हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व जे कहेंगे। और डिफिनीशन कहेंगे कि तार के किसी भी बिंदु पर, कोई जरूरी नहीं है कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी बिंदु पर स्वतंत्र है, तार के किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं और इसको स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। अच्छा देखिएगा, जे बराबर हम लिख सकते हैं I बाई ए, और इसके पहले जस्ट हम लिखवाए थे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, तो वो निकल के आया था I बराबर NEA और VD क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन या अपवहन वेग था, और I क्या था, तार में प्रवाहित धारा था, N क्या था, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, E क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश था, A क्या था, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था A। अगर यहाँ भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक ना, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहेंगे। I का मान उठा करके अगर यहाँ रखेंगे तब धारा घनत्व J बराबर NEA VD डिवाइड बाई क्या होगा, A से A कैंसिल होगा और तब निकल के आएगा J बराबर NEVD, ठीक ना। यानी कि अगर तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको पता हो जाए, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6×10⁻19 होता है, ठीक ना। और VD, जब बैटरी लगाएंगे तो बैटरी लगाने पर जब आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गतिमान होता है, तो जिस वेग से गति करता है उस वेग को ही हम अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि VD अगर पता है तब हम तार का क्या निकाल सकते हैं, धारा घनत्व तो निकाल सकते हैं। डिफिनीशन इसका क्या लिखेंगे कि तार के किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, अच्छा एक बात बताइए, अगर तार एक समान मोटाई का है तो अगर यहाँ एक पॉइंट लेते तो यहाँ भी क्षेत्रफल कितना होगा, A के बराबर होगा। अगर यहाँ आप पॉइंट लिए हैं तब भी क्षेत्रफल क्या होगा, A के बराबर होगा, क्योंकि समान मोटाई का तार है, ठीक ना। तो तार के किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक ना, कि अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। इसको J से प्रदर्शित करते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर देखिए। अगर कोई चालक तार है, ये एक चालक तार बना रहे हैं, इसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, बोर्ड पर देखिए।
एक चालक तार लिए हैं, इसकी लंबाई स्मॉल l है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। मैं मान लेता हूं थोड़े समय के लिए किसी पदार्थ फिक्स कर देते हैं, ये तांबा है तो तांबा ही रहेगा, पदार्थ नहीं बदलेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि तांबा है तो बाद में इसको हम लोहा कर देंगे, तांबा है तो तांबा ही रहेगा। लंबाई स्मॉल l है तो लंबाई स्मॉल l ही रहेगी, लंबाई भी नहीं हमको बदलना है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नहीं बदलना है। जब इसके सिरों पर अगर हम V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो बैटरी लगाने से V वोल्ट की बैटरी लगाए और बैटरी लगाने से अगर इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित तो होने लगी तो हम चालक की अगर किसी भी प्रकार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें, भौतिक अवस्था चालक तार का क्या होगा लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो सबसे पहले भौतिक अवस्था क्या होता है, तो वो चालक तार की आकार होगा, आकार बोले तो उसकी लंबाई, ठीक ना, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तार मोटा भी लिया जा सकता है पतला भी लिया जा सकता है, तो आकार हो गया। दूसरा का नंबर, ये किस पदार्थ का है, पदार्थ अगर तांबा है तो तांबा, तांबा के बदले में हम लोहा भी लगा सकते हैं, जस्ता भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये भौतिक अवस्था में क्या आ गया, एक तो चालक तार का आकार आ गया और दूसरा नंबर क्या है, पदार्थ है, और तीसरा नंबर ताप, टेम्परेचर को भी ना बदलें, जिस टेम्परेचर पर कमरे के टेम्परेचर पे है तो रूम टेम्परेचर पर ही रहे। तो सुनिएगा, आकार में परिवर्तन नहीं करें, पदार्थ में परिवर्तन नहीं करें, अगर तांबा है तो तांबा ही रहे, L लंबाई का है तो L लंबाई ही रहे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तो A ही रहे। ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं और रूम टेम्परेचर पे रहे, कमरे के ताप से अधिक न तो ताप बढ़ाया जाए न ताप कम किया जाए। तो किसी भी प्रकार इस चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज लगाते हैं वह वोल्टेज और उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। लेकिन शर्त है, ये नियत कब रहेगा, जब चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे। भौतिक अवस्था हम आपको पहले बता दिए क्या होगा, चालक का आकार होगा, आकार में परिवर्तन न करें, ठीक ना। पदार्थ है, अगर ये तांबा है तो तांबा ही रहे, तांबा बदल करके जस्ता चांदी ना लगा दे, लोहा ना लगा दे, तो ये पदार्थ हो गया। और जिस टेम्परेचर पर है उसी टेम्परेचर पर है, तो ये तीनों चीजें भौतिक अवस्थाएं हैं। और अगर आप इस चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे तो V/I का अनुपात हमेशा कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल में अगर मान लीजिए आप 10 वोल्ट की बैटरी लिए हैं और 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 वोल्ट की बैटरी लिए 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, अनुपात कितना निकल के आएगा, 5, ठीक। इसको ना बदलिए, सिर्फ बैटरी बदलते जाइए। अब 10 के बजाय मान के चलिए कि हम 15 वोल्ट की बैटरी ले लिए, तो अब पता चला 10 वोल्ट से बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट बढ़ गया है, तो धारा भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो मान के चलिए कितना, 3 एम्पीयर, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना, 5। अगर और वोल्टेज बढ़ा दिए, 20 वोल्ट की बैटरी ले लिए, तब करंट और बढ़ जाएगा, तो 4 पचे कितना हो गया। लेकिन हर परिस्थिति में अनुपात क्या है, नियत है, तो इसको हम कहेंगे अनुपात हमेशा नियत रहेगा। लेकिन इसके नियत होने का शर्त क्या है कि आप चालक तार की किसी भी प्रकार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे। भौतिक अवस्था आपसे कोई पूछे चालक तार का क्या होगा, तो कहेंगे चालक का आकार उसकी भौतिक अवस्था है, लंबाई चौड़ाई को न बढ़ाए न घटाए। पदार्थ पर डिपेंड करता है, लोहा सबसे बैड यानी कि सबसे बुरा चालक होता है, उसमें करंट का फ्लोटेशन बहुत बेहतर। सबसे सुंदर चालक क्या होता है, चांदी होता है। तो पदार्थ पर भी निर्भर करता है। और तीसरा नंबर कि ये पदार्थ किस टेम्परेचर में रखा गया है, ताप पर भी निर्भर करता है। इन तीनों चीजों को अगर हम कांस्टेंट बना दे तो केवल बैटरी बदलते जाएंगे, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और दोनों का अनुपात हर परिस्थिति में क्या रहेगा, समान रहेगा, नियत रहेगा। तो इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना उसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, V/I कांस्टेंट। ऐसा नहीं, अच्छा इस कांस्टेंट को V/I को एक नाम दिया जाता है जिसे R कहते हैं, और R क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है, ठीक ना। किसका प्रतिरोध, तो इस चालक का ये प्रतिरोध है, ठीक।
यानी कि देखा जाए तो ये प्रतिरोध एक कांस्टेंट था, नियत था, जो V बटे I के अनुपात से निकल के आ रहा था। तो इस नियत का मान V और I पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि प्रतिरोध का मान वोल्टेज और धारा पर निर्भर नहीं करेगा। तभी निर्भर किस पे करेगा? तो R का मान देखिए, यही तो रोका गया था, इसी को तो नहीं परिवर्तित कर रहे थे क्या? उसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था बोले तो आकार। प्रतिरोध का मान, R का मान आकार पर निर्भर करता है, ठीक। दूसरा का किस पे निर्भर करता है? पदार्थ पे, ठीक ना। और तीसरा का नंबर किस पे निर्भर करता है? ताप पे। इस बात को हम प्रूफ करेंगे, ठीक ना। तो ये R का मान जैसे अभी आपको पता है C = Q/V, हम लोग जस्ट पढ़े धारिता में, हम बोले कि ये आवेश और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। धारिता तीन बातों पे निर्भर करती है। एक तो पहला चालक के आकार पर, आकार बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी। दूसरा का नंबर माध्यम पर, और तीसरा का नंबर चालक के समीप किसी दूसरे चालक की स्थिति पर। वैसे यहाँ प्रतिरोध तीन बातों पे निर्भर करेगा, एक आकार पे, दूसरा कौन सा पदार्थ है उस पर, और तीसरा नंबर ताप पर। एक लाइन का डेफिनेशन आप बोलेंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करे, भौतिक अवस्था को रोक दीजिए, उसको परिवर्तित कीजिए। अगर यह लंबाई का तांबे का तार लिए हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो वो वही रहेगा। सिर्फ आप वोल्टेज बदलेंगे तो हर परिस्थिति में वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत रहता है, आप इसको नहीं चेंज करेंगे। तो क्या बोलेंगे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाए गए वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। यही ओम का क्या है? नियम है। लिखते हैं ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। और एक बात बता दें, तनी स्टार मार्क भी लगा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बोर्ड में सत्यापित करवाते हैं बोर्ड वाले लोग। क्वेश्चन बनता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, ठीक ना। तो आप सत्यापन करेंगे और पूछेगा सत्यापन तो सीधे 5 नंबर का पूछेगा, ठीक ना। तो लिखना उखना छोड़ करके और ध्यान से आप लोग हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। हम सत्यापित करते हैं ओम के नियम को, बहुत जटिल नहीं है, बहुत आसान है। अगर ध्यान से देखेंगे तो डेरिवेशन यही तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। सुनिएगा, सब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहले हम ये जूम करके एक वायर बनाते हैं, बहुत ध्यान से। आप भी ना डिस्टर्ब होइए और हमको भी ना डिस्टर्ब करिएगा। ध्यान से हम एक एक स्टेप बहुत आराम से स्लो मोशन में लेके चलेंगे। आप लोग देखिए, ताकि देखते ही बोर्ड पे कंप्लीट हो जाए, ठीक। फिर भी कोई डाउट है तो उसके लिए हम हैं। हम एक चालक तार लिए हैं, इसकी लंबाई थोड़े समय के लिए हम यल मान के चल रहे हैं। लंबाई होगा कुछ होगा तो हम उसको यल मान के चल रहे हैं। ये कटा हुआ इसका सिरा है, ऐसे जैसे ये मार्कर पे ये कटा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसी को अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक। इसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस परमाणु पर धनावेश यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों इसके अंदर उपस्थित होंगे। इलेक्ट्रॉन भी है, धनायन भी है। पहले ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करेगा, ठीक ना। जैसे ही इस तार के सिरों पर मान लीजिए हम V वोल्ट की बैटरी लगा दिए, तो बैटरी लगाते ही तुरंत इसमें करंट का फ्लोटेशन होने लगता है, ठीक ना। और ये तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक दिशा में गतिमान हो जाते हैं, ठीक ना। किधर गतिमान होते हैं? तो हम बताए थे कि ये निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर गतिमान हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश वाहक है, यानी कि आवेश गति करने लगा, और आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अगर V वोल्ट की बैटरी लगाने पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो जितने भी वेग से ये इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर गति करते हैं, उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग और धारा के मध्य हम संबंध निकलवाए थे, वो संबंध निकाला गया था। तो I बराबर NEA और क्या था? VD था। N तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। E इलेक्ट्रॉन का आवेश था। A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। और VD क्या था? वोल्टेज लगाने पर, बैटरी लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से तार के अंदर गति कर रहा था, उस नियमित गति को ही हम क्या बोले थे? अनुगमन वेग बोले थे। एक बात ये हो गया धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक ना। इसको यही छोड़ दीजिए। अब सुनिएगा,
अगर आप भी वोल्ट की बैटरी लगाए हैं तो जो सिरा तार का बैटरी के प्लस से जुड़ा है वो प्लस आवेश से आवेशित होगा, जो माइनस से जुड़ा है वो ऋण आवेश। एक समान धन आवेश, एक समान ऋण आवेश, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त होंगी, यानी कि तार के प्रत्येक बिंदु पर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक ना? तो लिखते हैं तार में उत्पन्न, सुनिएगा ध्यान से, तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र अगर कैपिटल ई है, वैद्युत क्षेत्र ई है, तब विभव प्रवणता से, विभव प्रवणता हम आपको पढ़ाए थे, सुनिएगा, विभव प्रवणता से इस तार के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई उत्पन्न होगा उसका मान कैसे निकालेंगे? तो हम आपको बताए थे कि अगर दो प्लेटें हैं, एक धन आवेश से आवेशित है, दूसरा का उतना ही ऋण आवेश से आवेशित है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर डेल्टा भी है और इन प्लेटों के बीच की गैपिंग डी है, तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। इस प्लेट के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए प्लेटों के बीच के विभवांतर में और प्लेटों के बीच की गैपिंग से डिवाइड कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चलेगा। यही विभव प्रवणता था। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज यानी कि विभवांतर क्या था? बैटरी के वोल्टेज के बराबर है V, और दोनों सिरों के बीच की दूरी तार की लंबाई के बराबर होगा L। तो इसके अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान पता चल गया, E बराबर V बटे L। एक बात और, एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर, एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर ऋण आवेश माइनस Q आवेश रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और F बराबर क्या होता है? QE। अगर इस तार के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल अब Q नहीं है, E है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू E। लिखते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न हुआ है, वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है? बैटरी के कारण। तो हम लिखेंगे इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल अगर हम निकाले, वैद्युत बल, तो F बराबर E इंटू क्या होगा? E, कैपिटल E का मान हम पहले ही निकाल लिए हैं, E भी अपान क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक ना? सुनिएगा, लिखते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम से F बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर A का मान निकालेंगे तो F अपान क्या हो जाएगा? M। अब आगे देखिएगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन तार के अंदर था, मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले अनियमित गति कर रहा था, वोल्टेज लगाए, बैटरी लगाए, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल आरोपित हुआ है। वैद्युत बल लगा है तो जिस वस्तु पर बल लगता है और वह वस्तु गतिमान करती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ऐसा न्यूटन ने बताया था कि यह द्रव्यमान की वस्तु पर यह बल लगाकर खींचते हैं और वो गति करता है, उसमें अगर ए त्वरण उत्पन्न होता है तो F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन पर बल लगा हुआ है, वैद्युत बल, तो इसके पास त्वरण होगा। अगर हम उस त्वरण का मान निकालेंगे तो ए बराबर F बटे M से, ए बराबर F का मान हम पहले ही निकाल दिए हैं, E भी अपान L था, ठीक, और बटे में क्या है? M। ठीक, अब सुनिएगा, अब यही मेन लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन अगर आप अच्छे समझ जाएंगे तो बाकी इसको करना बहुत जटिल नहीं है। अगर बैटरी नहीं लगाए थे तो आपको पता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास ऊष्मीय वेग होता है जिसका मान लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये परमाणु से बाहर निकलता है कमरे के ताप पर, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन परमाणु से जब बाहर निकलता है तो इतना वेग से बौखला करके पूरा पदार्थ के अंदर क्या करता है? अनियमित गति। ये ऊष्मीय वेग इतना पहले से था उसके पास, ठीक। उसके बाद जब हम बैटरी लगाएंगे तो देखिएगा इसके पास त्वरण है, और आपको पता है कि त्वरण कब उत्पन्न होता है? वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण। यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा,
वो भी वेग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, या तो लगातार वेग में वृद्धि हो या तो लगातार वेग में कमी हो। जब लगातार वेग में वृद्धि होती है तो त्वरण होता है, और जब लगातार वेग में कमी होती है तो मंदन होता है। यहाँ त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के वेग में लगातार क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन बीमारी इस बात का है कि जैसे ही अपना वेग बढ़ाना चाहता है, ठीक ना, तुरंत ये जाकर के धनायन से टकरा करके और क्या करता है, अपनी गति को बढ़ा नहीं पाता है। फिर ये क्या करता है, वही प्रोसेस फिर ये दोहराता है, फिर अपने वेग को बढ़ाना चाहता है। लेकिन वेग क्यों बढ़ाना चाहता है, क्योंकि त्वरण उस पर लगा हुआ है। त्वरण तो ये कहेगा कि तुम लगातार वेग को क्या करो, बढ़ाते रहो। तो जैसे ही फिर वेग बढ़ाना चाहेगा, इसके अंदर इतने धनायन है, स्थिर धनायन, वो बार बार धनायनों से जाकर के क्या करता है, टकराता है। इसलिए अपने वेग को वो ज्यादा लगातार या अपने वेग को बढ़ा नहीं पाता है। तो बढ़ा कितना पाता है, तो सुनिएगा, जैसे ही बढ़ाएगा तैसे जाके ही टकरा जाएगा, ठीक ना। और हम आपको बताए थे कि किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक ना, क्रमागत दो टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को ही क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और उस दूरी को तय करने में लगे समय को क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल सुनिएगा, लिखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का, एक बात नहीं सुनिएगा, श्रांतिकाल, यदि इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल टाउ है, तब श्रांतिकाल एक प्रकार से समय होता है। ये वही समय है जिस समय में ये क्या करेगा, अपना वेग बढ़ाएगा और बढ़ा करके जाकर के किसी से क्या हो जाता है, टकरा जाता है, फिर वेग को वही पहुंचा देता है, ठीक ना। तो वेग में वृद्धि कितने की होगी, इतने, जब तक नहीं टकराता है तब तक तो उसके वेग में वृद्धि होगी ना, और जैसे टकराएगा तब न जाकर के वेग में कमी होगी। तो वो टकराने से पहले कितना वेग में वृद्धि कर लिया, तो सुनिएगा, पहले तो उसके पास 10 की पावर 5 था, थोड़े समय के लिए पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उसके पास युगन वेग था। और उसके बाद बैटरी लगाए हैं, तो जब तक टकराएगा नहीं तब तक त्वरण होने के कारण उसके वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। सुनिएगा, आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक। अगर वेग परिवर्तन का मान निकालना है डेल्टा भी बराबर, तो क्या लिखेंगे, त्वरण का समय के साथ गुणा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। अगर देखा जाए तो वेग में वृद्धि अगर हम भी मानते हैं, कब, जब तक वो टकराता नहीं है। टकराता कितने समय में है, तो हम उसके लिए समय श्रांतिकाल टाउ मान ली, इतना समय में वो टकराएगा। और जब तक टकराएगा नहीं तब तक उसके वेग में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तब तक उसके पास इतना त्वरण था, इतना त्वरण तो उसके पास हमेशा है, और इतने ही समय के बाद वो क्या कर जा रहा था, टकरा जा रहा था। तो इतना का, यानी कि इसी ए का मानवा उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक ना, तो उसके वेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी वो हमको पता चल गया। इतना वेग में वृद्धि होगा कब, जब तक वो टकराया नहीं है तब। और उसके पास पहले से कुछ न कुछ वेग था, तो मान लीजिए पहले से वेग कितना था, वो तो 10 की पावर 5 तो सबके पास था, ठीक ना। तो अब सुनिएगा, लिखते हैं, अब व्यवस्थित लिखते हैं, श्रांतिकाल टाउ है, तब इलेक्ट्रॉन के वेग में ए इंटू टाउ की वृद्धि होगी। वो जब तक टकराया नहीं है तब तक वृद्धि था, ठीक ना। तो त्वरण पता है, समय पता है, तो वेग निकल जाएगा। अभी अब फार्मूला भी बता दिए कि भी अपान क्या होता है, टी। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अगर भी का मान निकालना है, त्वरण पता है, तो त्वरण का आप क्या करेंगे, त्वरण का समय के साथ गुणा कर देंगे, तब वो वेग पता चल जाएगा। तो टकराने से पहले तक का हम वेग निकाले हैं, तो उसका त्वरण ए था और टाउ वह समय था जिसमें वो जाकर के क्या कर रहा था, टकरा रहा था। वृद्धि होगी तब इलेक्ट्रॉन के वेग में होने वाली कुल वृद्धि, ये तो बैटरी लगाने के बाद इतना बढ़ा हुआ है, अब पहले से उसके पास ऊष्मीय वेग था, ठीक ना। तो कुल वृद्धि U प्लस ए इंटू टाउ होगी। और सुनिएगा, यदि पहले इलेक्ट्रॉन का
पहले इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग u1 है, तब पहले इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि u1 प्लस a इंटू टाउ1। इसी प्रकार दूसर का इलेक्ट्रॉन का अगर उष्मीय वेग u2 था तो उसके भी वेग में वृद्धि a इंटू टाउ। कोई जरूरी नहीं है कि सबके टकराने का, सभी इलेक्ट्रॉनों के टकराने का श्रांतिकाल क्या हो, सेम हो। पहले का टाउ1 हो गया, दूसरे का टाउ2। इसी तरह u3 प्लस a टाउ3, u4 प्लस a टाउ4, लेकिन त्वरण तो सबका क्या रहेगा, सेम। और टकराने का श्रांतिकाल सबका अलग अलग होगा। यानी कि बैटरी लगाने के बाद सबके वेग में समान वृद्धि नहीं होगी, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग में अलग अलग वृद्धि होगी। अब जब हम औसत निकालेंगे तो सुनिएगा, ऐसे आप जाएंगे तो nवें इलेक्ट्रॉन के लिए un प्लस a टाउ n होगा। सभी इलेक्ट्रॉनों का, सुनिएगा लिखते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, यहां से औसत निकालेंगे, औसत वेग ही अनुगमन वेग होगा, अनुगमन वेग होगा। जिस वेग से बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन गति करता है तो फाइनली गति जिस वेग से करता है उसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। और सुनिएगा, हम बताए थे कि जब तार में आप बैटरी नहीं लगाए थे तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो लॉजिक क्या था कि सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत उष्मीय वेग निकाला गया था, तो क्या था, 0 था। अगर सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत उष्मीय वेग किसके बराबर हो जाए, अनुगमन वेग के बराबर हो जाए, तो उसी वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो उसके चलने के विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो देखिएगा, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग होगा। और अब अनुगमन वेग निकालते हैं, जगह इधर नहीं देखिएगा, vt अनुगमन वेग। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 प्लस a टाउ1, दूसरा का u2 प्लस a टाउ2, ऐसे ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं, जगह नहीं है, लास्ट वाले के लिए लिखेंगे un प्लस a टाउ n। और सभी इलेक्ट्रॉनों का हम क्या निकाल रहे हैं, औसत उष्मीय वेग निकाल रहे हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉनों का वेग जोड़ करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। n इलेक्ट्रॉन थे तो n से भाग किया। इसको हम लिख सकते हैं v2 बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un, एक ब्रैकेट में, उसके बाद प्लस a टाउ1 प्लस a टाउ2, और उसमें भी सब में a कॉमन दिख रहा है ना, तो सब a में से a कॉमन निकाल दे तो a ब्रैकेट में क्या बनेगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, टाउ n ब्रैकेट बंद, और कुल के बटे में क्या था, n था। इस n को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3, ऐसे डैश डैश करते जाएंगे, un डिवाइड बाई क्या लिख दे, n, और प्लस, जैसे अगर 4 प्लस 5/7 है तो इसे 4/7 प्लस 5/7 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या, तो वही काम कर रहे हैं। n का एक बार इसके साथ अलग और एक बार इसके साथ अलग कर रहे हैं, जगह नहीं है तो ध्यान से देखिएगा। a यहाँ ब्रैकेट में होगा टाउ1 प्लस टाउ2, ऐसे डैश डैश, लास्ट में टाउ n, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये औसत उष्मीय वेग का मान पहले ही हम आपको बता दिए थे, क्या आएगा, 0। ये फ्रेश औसत उष्मीय वेग है, कब का, जब तार के सिरों पर हम कोई बैटरी नहीं लगवाए थे तब भी लिखवा दिए थे, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश un अपान n इक्वल टू क्या था, 0 था। ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब vd इक्वल टू केवल इतना बचेगा, a और ब्रैकेट में क्या है, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस लास्ट में टाउ n डिवाइड बाई n। इसे हम vd बराबर a इंटू टाउ लिखे, और लिखे इसमें जहां टाउ औसत नहीं एवरेज, औसत श्रांति काल है, औसत श्रांति काल, जहां टाउ औसत श्रांति काल है, और जिसका मान किसके बराबर होगा, टाउ बराबर टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3, ऐसे डैश डैश टाउ n डिवाइड बाई n के बराबर होगा, ऐसा मान लेंगे हम। यानी कि vd बराबर निकल के आ गया केवल a इंटू टाउ। सुनिएगा, vd बराबर स्मॉल a का मान हमको पहले से पता था, eb अपान ml लिखते हैं यहाँ a की जगह पर, eb अपान
m इंटू एल और इंटू क्या है टाउ। VD का मान समीकरण बना देते हैं उसको एक में रखने पर, समीकरण एक इसको बना दे जो स्टार्टिंग में हम धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाले थे। अब VD का मान उठा के यही रखेंगे, जगह नहीं है फिर हम इधर लिखते हैं, कहाँ लिखे यहाँ लिखते हैं, ऊपर देखिएगा I तुरंत हो गया, I बराबर NEA और VD की जगह पर हम रखेंगे EV अपान M इंटू एल और इंटू क्या था टाउ था, ठीक ना। अब देखिएगा ये कैपिटल भी है, इसको I के नीचे डिवाइड कर दे तो I बाई V इक्वल टू N E इंटू ई मिलके E स्क्वायर हो जाएगा A इंटू टाउ और अपान क्या हो जाएगा ML, इसको पलट दे तो V बटे I इक्वल टू ML अपान NE स्क्वायर A इंटू क्या होगा टाउ होगा। अब सुनिएगा V बटे I का मान, यम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 फिक्स होता है। E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 फिक्स है। यदि आप टेम्परेचर न बढ़ाएं, तार के ताप में भौतिक अवस्था में देखिए अब परिवर्तन न करें, ताप नहीं बढ़ाएंगे तो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होगा। भौतिक अवस्था उसकी लंबाई यल आप नहीं परिवर्तित करें, ठीक ना, तो वो भी फिक्स रहेगा। और जब सब कुछ फिक्स रहेगा, ठीक ना, तो ये टाउ भी फिक्स रहेगा जब आप टेम्परेचर या ताप नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि एक निश्चित ताप पर ये दी गई सभी भौतिक राशियां क्या है कांस्टेंट है, यानी कि V बटे I का अनुपात क्या होता है नियत रहता है। और इसको इसी की जगह पर ML अपान N स्क्वायर A इंटू टाउ की जगह पर हम क्या लिखते हैं कैपिटल R लिखते हैं, यानी कि R का मान V बटे I पे डिपेंड नहीं करता है, R का मान ML अपान NE स्क्वायर A इंटू टाउ पर डिपेंड। अब ये बदलेगा, इसके जगह पर आप R लिखिएगा। अब सुनिएगा अगर आप लंबाई बदलेंगे तो R का मान बदल जाएगा, ठीक ना, मोटाई को क्षेत्रफल को बदलेंगे तब R का मान बदल जाएगा, टेम्परेचर को बदलेंगे तो टाउ बदल जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी, ठीक ना, तब जाके ये अनुपात डिस्टर्ब होगा। यानी कि देखा जाए तो V बटे I का अनुपात एक शुद्ध संख्या नियत आ रही है, ठीक ना, जिसे हम उस चालक का क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। यही ओम के नियम का सत्यापन है।